नमस्कार बच्चों, मैं सेठसेल हिंदी हाई स्कूल की तरफ से आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 नामा के मूल तत्व में नामा के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी और उसके पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। आज हम चैप्टर नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यवहार यहाँ पर हमारे शब्द में ही है, व्यवहारों की दोहरी असर। व्यवहार कैसे होते हैं? तो धंधाकीय व्यवहार, धंधाकीय व्यवहार के हमें प्रकार प्राप्त होने चाहिए। धंधाकीय व्यवहार के प्रकार यहाँ पर 3 हैं: रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और अन्य प्रकार के व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? तो व्यवहार अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में हुई लेन देन को, लेन देन शब्द ज़रूरी है, लेन देन को हम व्यवहार के रूप में जानते हैं। व्यवहार के मुख्य 2 प्रकार हैं। एक है हमारा आर्थिक व्यवहार और दूसरा है हमारा बिन आर्थिक व्यवहार, अनार्थिक व्यवहार, गैर आर्थिक व्यवहार। इसको हम 3 नाम से जानते हैं: बिन आर्थिक व्यवहार, गैर आर्थिक व्यवहार अथवा अनआर्थिक व्यवहार। अब हमें पहचानने आना चाहिए कि इसमें कौन सा आर्थिक है और कौन सा बिन आर्थिक है। तो आर्थिक व्यवहार अर्थात क्या? तो जिस व्यवहार का मूल्य हम नगद में गिन सकते हो, नगद में आंक सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे व्यवहार को हम कहते हैं आर्थिक व्यवहार। और जिन व्यवहार का मूल्य हम नगद में नहीं गिन सकते, नगद में गिना न जा सकता हो, उसे हम कहते हैं बिन आर्थिक व्यवहार, जिसमें मुख्य आता है ऑर्डर देना। किसी भी व्यक्ति को हम किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो कोई पैसे की लेन देन करते नहीं है। हो सकता है ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए। अथवा माता का अपने ही बच्चों की सेवा करना, इसके बदले में उन्हें कोई प्रतिफल मिलता नहीं है। लेकिन अगर वो परिचारिका हैं, वो नर्स हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करती है, तो उसके बदले में उन्हें क्या प्राप्त होगी? वेतन प्राप्त होगा। तो वो बन जाएगा हमारा आर्थिक, क्योंकि वहाँ पे वेतन जो मिलेगा उसको हम कैसे गिन सकते हैं? नगद में। कितने ही व्यवहार ऐसे हैं जैसे खरीदी है, बिक्री है, जिनका मूल्य हम नगद में गिन सकते हैं। तो ये है आर्थिक व्यवहार। जिसका मूल्य हम नगद में नहीं गिन सकते उसे हम कहते हैं बिन आर्थिक। जिसे बोलते हैं ऑर्डर देना। मुख्य किताब में हमारे बार बार सवाल में आता है ऑर्डर देना। शिक्षक का अपने बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर का अपने ही घर में इलाज करना, ये सब क्या है? इसलिए हमें सामने नगद प्राप्त होती ही नहीं है। तो ऐसे व्यवहार को हम बोलते हैं बिन आर्थिक व्यवहार। अब आर्थिक व्यवहार के यहाँ पर 3 प्रकार हैं। धंधा की व्यवहार जैसे रोकड़, दूसरा है हमारा उधार, उधार को हम अकाउंट की भाषा में, नामा की भाषा में साख कहते हैं, और तीसरा है अन्य प्रकार के व्यवहार। तो रोकड़ व्यवहार, जिससे पेढ़ी के अंदर रोकड़ में क्या होती हो? कमी या वृद्धि होती हो, तो ऐसे व्यवहार को हम रोकड़ व्यवहार कहते हैं। उधार व्यवहार में माल की लेन देन के समय लेनदार और देनदार का संबंध उपस्थित होता है। लेनदार और देनदार शब्द आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। जिस व्यक्ति से हमने उधार माल खरीदा है वो भविष्य में हमारा बनता है लेनदार, और ये होता है हमारा दायित्व यानी कि देना। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा है वो हमारा बनता है देनदार, भविष्य में वो उससे हमारा क्या होता है? लेना, और ये हमारी होती है संपत्ति। अन्य व्यवहार में किसी भी प्रकार से माल को देना, जैसे माना कि आहरण से गया माल, आहरण से गया माल, धर्मादा में दिया माल, आग से नष्ट हुआ माल,
चोरी से गया माल, यानी ये हो गया अन्य प्रकार से, काफ़ी इसके अंदर हैं। वर्षा में भीग गया माल, फिर धर्मादा में दिया माल, यानी कितने प्रकार के हैं। इस प्रकार से ये अन्य व्यवहार हैं। इसमें हमारी कोई लेन देन तो होती है, परंतु कोई रोकड़ या लेनदार देनदार संबंध उपस्थित होते नहीं हैं। आगे हम पढ़ेंगे बेटा खातों के प्रकार। ये हमारा मुख्य पॉइंट है, खाता के प्रकार। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि खाता के कुल कितने प्रकार हैं। तो खाता के हमारे पास में मुख्य 2 प्रकार हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत खाता और दूसरा है हमारा अव्यक्तिगत खाता। अब अव्यक्तिगत खाते के भी हमारे पास में 2 प्रकार हैं, जिसमें है पहला माल संपत्ति खाता और दूसरा है उपज खर्च खाता। अब आपको पहचानना है कि कौन सा खाता व्यक्तिगत है, कौन सा माल संपत्ति है, कौन सा उपज खर्च खाता है। व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति का नाम, संस्था का नाम, बैंक, कोई भी सहकारी मंडली, किसी भी कंपनी का नाम, अमूल डेयरी का खाता, या किसी स्टेशनरी मार्ट का नाम, स्टेशनरी मार्ट दिया है उसका नाम दिया होगा। फिर आपके पास में दिया होगा फर्नीचर मार्ट। एक कोई भी कौन चलाएगा, कोई व्यक्ति चलाएगा, उस व्यक्ति का नाम होगा, चलाने वाला वो व्यक्ति होगा। व्यक्ति के 2 प्रकार होते हैं, एक जीवंत व्यक्ति होता है जैसे हम, और एक कृत्रिम प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कंपनी वगैरह वो चलाते, नाम उनका होता है, चलाने वाला कौन होता है, कोई व्यक्ति होता है। तो इस तरह हमें पहचानना है कि ये सब खाते कौन से हैं, व्यक्तिगत खाते हैं। और व्यक्तिगत में माल या संपत्ति। अब माल शब्द हमारे लिए थोड़ा नया है। माल किसे कहते हैं, जो व्यक्ति जिस चीज़ का व्यापार करता है उसके लिए क्या बन जाता है, माल। कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा माल सामान है। उस तरह से स्टेशनरी के व्यापारी के लिए पेन, पेंसिल, रबड़, बुक वगैरह क्या होता है, माल होता है। ठीक है। अगर आप किराना स्टोर्स में चले जाएंगे तो वहाँ पर जितने प्रकार के अनाज होते हैं वो उनके लिए क्या माना जाता है, माल माना जाता है। तो माल संपत्ति हम खरीदी भी करते हैं और बिक्री भी करते हैं। संपत्ति में अगर आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा संपत्ति के मुख्य 2 प्रकार हैं, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति के मुख्य 2 प्रकार हैं। चालू संपत्ति के मतलब स्थायी संपत्ति के मुख्य 2 प्रकार हैं, दृश्य और अदृश्य। जो दिखाई देती है वो दृश्य संपत्ति, जो नहीं दिखाई देती वो अदृश्य संपत्ति है। इसमें हमने देखा है बेटा, हमने पढ़ा था स्थायी संपत्ति में ज़मीन, मकान, फर्नीचर, यंत्र, वाहन, स्टॉक, ये वगैरह हमारी क्या है, संपत्ति है। ठीक है। इसी प्रकार देनदार, ये भी हमारी क्या है, संपत्ति है। अदृश्य संपत्ति में हमने पढ़ा था ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ये हमारी क्या है, अदृश्य संपत्ति है। सभी आपको चैप्टर नंबर 1 में प्राप्त हो जाएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि संपत्ति के अलग अलग प्रकार हैं। संपत्ति 2 प्रकार से, एक तो हम संपत्ति खरीदी करते हैं और संपत्ति का हम क्या करते हैं, विक्रय भी करते हैं। इस तरह हमें प्रकार पहचानना है। अब हम आते हैं उपज खर्च खाते की ओर। उपज खर्च में मुख्य है यहाँ पर, अगर कोई भी चीज़ हमने चुकाया है तो वो हमारा होगा खर्च, और कोई भी चीज़ अगर हमें मिला है या प्राप्त हुआ है तो प्राप्त भाड़ा। अब शब्द यहाँ स्पष्ट है, क्या है, प्राप्त। प्राप्त का मतलब हमारी उपज हुई होगी, बराबर। प्राप्त भाड़ा, कमीशन मिला, मिला का मतलब हमें मिला है यानी प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी क्या होगी, उपज होगी। उसी प्रकार अगर दिया है मजदूरी चुकाई, चुकाई शब्द दिया है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, खर्च है। लारी भाड़ा चुकाया, ये भी हमारा क्या है, खर्च है। तो जिस प्रकार बेटा हम लोग यहाँ देखते जाएंगे कि जब जब प्राप्त या मिला शब्द आए तो ये हमारी होगी उपज। जब हमने चुकाया या कोई भी शब्द आता है तो हमें क्या मानते हैं, उसे हम खर्च माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे खातों के प्रकार के बाद में हमें पढ़ना है उधार जमा के नियम। उधार जमा के नियम हमें याद होने चाहिए, इसी के आधार पर पूरा हमारा आगे के चैप्टर इसके ऊपर जुड़े हुए हैं।
और उधार जमा के नियम अगर आपको एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तो आपको नामा लिखने में बहुत ही सरलता रहेगी। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि खातों के मुख्य 2 प्रकार, व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। उसके 2 प्रकार, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। तो व्यक्तिगत खाते का नियम है कि व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो जीवंत व्यक्ति हो सकता है या कृत्रिम प्रकार का व्यक्ति भी हो सकता है। व्यक्ति अगर लाभ प्राप्त करता है तो उसका खाता आप क्या करोगे? उधार। व्यक्ति अगर लाभ देने वाला है उसका खाता क्या करोगे आप लोग? जमा। यानी यहाँ नियम है व्यक्तिगत खाते का, व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है तो उधार, देने वाला है तो जमा। माल संपत्ति खाते का नियम है यदि धंधे में, व्यवसाय में, पेढ़ी में माल संपत्ति आए तो क्या करेंगे? उधार। धंधे में, व्यवसाय में, पेढ़ी में माल संपत्ति जाए तो क्या करेंगे? जमा। ये हमारा मुख्य पॉइंट है, आए तो उधार, जाए तो जमा। उपज खर्च खाते का नियम, यदि पेढ़ी में खर्च हुआ है या नुकसान हुआ है तो खाता क्या हो जाएगा? उधार। और यदि पेढ़ी में आय हुई है, उपज हुई है तो क्या हो जाएगा? जमा। अब हमें आगे पढ़ना है बेटा कि व्यवहार रोकड़ है या उधार, समझाइए। तो आप किस तरह पहचानोगे कि व्यवहार उधार है या रोकड़? व्यवहार रोकड़ है या उधार, समझाइए। आप लोगों को व्यवहार रोकड़ है या उधार पहचानने आना चाहिए। तो आप किस तरह पहचानोगे? उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 नियम आप लोगों को बताए हैं। यदि व्यवहार में रोकड़ शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो तब व्यवहार रोकड़ या नगद माना जाएगा। ध्यान रखना क्या होना चाहिए? रोकड़ शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ उदाहरण लिया है मैंने, ₹500 का माल महेश को रोकड़ से बेचा। शब्द में क्या है? यहाँ पे व्यवहार में दिया है रोकड़, यानी शब्द यहाँ दिया हुआ ही है रोकड़ शब्द, इसका मतलब व्यवहार कैसा है? रोकड़ माना जाएगा। परंतु यदि व्यवहार में व्यक्ति या संस्था के नाम का उल्लेख किया गया हो और रोकड़ का उल्लेख न किया गया हो, खास ध्यान रखना, व्यक्ति और संस्था के नाम का उल्लेख किया गया हो और रोकड़ का उल्लेख न किया गया हो तब व्यवहार कैसा माना जाएगा? उधार माना जाएगा। ऊपर के उदाहरण को मैंने यहाँ पे आगे लिया है, ₹500 का माल महेश को बेचा। अब महेश एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी रोकड़ का उल्लेख किया गया नहीं है। तो व्यक्ति के नाम का उल्लेख हो, रोकड़ का उल्लेख ना हो तो व्यवहार कैसा होगा? उधार माना जाएगा। उसी प्रकार यदि व्यवहार में व्यक्ति, संस्था का नाम अथवा रोकड़ दोनों में से किसी का भी उल्लेख न किया गया हो तब व्यवहार रोकड़ माना जाएगा। जैसे ऊपर के उदाहरण को हम आगे लेते हुए, ₹500 का माल बेचा। अब इस व्यवहार के अंदर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी संस्था का नाम नहीं है और रोकड़ शब्द का भी हमने यहाँ पर उल्लेख नहीं देखा है। फिर भी यह व्यवहार कैसा मानेंगे हम? रोकड़, क्योंकि हमने ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा उधार व्यवहार के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति या संस्था का नाम होना चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे बच्चा वाउचर। वाउचर का मतलब आपकी भाषा में कहते हैं रसीद। वाउचर यह हमारे आर्थिक व्यवहार को समर्थन देने वाला दस्तावेज कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ वाउचर दिखाना चाहूँगी। जैसे हमारे पास पहला वाउचर मेरे पास दिया है कि यहाँ पर एक दुकान का नाम है मानकी क्रिएशन। इसमें हमेशा वाउचर के ऊपर जो मुख्य नाम किसका होता है? दुकान के मालिक का नाम होता है और यहाँ हमारा नाम दिया होता है। उसके बाद जो भी हमने यहाँ पर ख़रीदी की होती है उसकी प्राइस और वो वस्तु का नाम दिया होता है। इसमें कैश मेमो और क्रेडिट मेमो होता है। अगर हमने कैश में दिया है, कैश मेमो, कैश का मतलब होता है नगद और क्रेडिट मेमो का मतलब होता है उधार। ये शब्द आपको याद रखना है, खास करके बार बार पूछा जाता है। कैश मेमो और क्रेडिट का मतलब होता है उधार और कैश का मतलब होता है नगद। जैसे हमने इस दुकान से कुछ शॉपिंग की है और अगले दिन उस माल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम दुकान के अंदर एंटर करते हैं और हमें चेंज करने के लिए हम कहते तो दुकान का मालिक हमें क्या कहता है? पहले रसीद दिखाइए। अगर रसीद होगी तो ये माल एक्सचेंज करता है, बाकी वो करता नहीं है। उसी प्रकार ये मेरे पास एक और रसीद है, वाउचर है, जो कि मेडिकल स्टोर का है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मेडिकल स्टोर का नाम ऊपर दिया हुआ है। यहाँ कस्टमर का नाम है, जिसने ख़रीदी की है उसका नाम दिया है। यहाँ जितनी भी दवाइयाँ ख़रीदी है उसका नाम दिया है और हमने जो अमाउंट चुकाई है यह हमको यहाँ पर दिया हुआ है। इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या दिया बेटा? वाउचर दिया है और इसी के बारे में हम जानकारी आगे भी प्राप्त करेंगे।